हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म लेसन के अंदर व्हाई डू वी रेस्पायर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे 10.2 ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है। सांस लेते हैं, हम छोड़ते हैं, उसी को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो एक्टिविटी में क्या बोला गया है, क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली। आपको क्या करना है, आपको नाक और मुंह बंद करना है, मतलब कि सांस लेना बंद करना है। और आपको देखना है कि आप कितनी देर तक सांस को रोके रखते हो। ऑब्वियसली आप 2 या 3 मिनट ही रोक सकते हो, फिर आपको डिफ़िकल्टी आने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है, आपको डिफ़िकल्टी क्यों आती है? बिकॉज़ आपको पता है हमें सरवाइव करने के लिए एयर की नीड होती है। तो ये तो जनरली क्वेश्चन है। अब इसके पीछे हम ब्रीथिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर, मतलब कि हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। लेकिन हवा भी कौन सी वाली हवा? यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन मतलब कि अंदर लेना एयर को, बट कैसी वाली एयर? रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है। एंड गिविंग आउट मतलब कि बाहर छोड़ना एयर, कौन सी वाली एयर? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हम उसको सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते कि एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ने को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में बताना पड़ेगा कि ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर छोड़ना। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम फर्दर लेसन में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी ब्रीथिंग समझो। नेक्स्ट है द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, अंदर लेने वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। मतलब कि एयर को, कौन सी वाली एयर को? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाहर छोड़ने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हो? एक्सहेलेशन। मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारी क्या हुई? 2 प्रोसेस हुई, बट हम इसको ब्रीथिंग में सिर्फ एक ही राउंड क्या करेंगे? काउंट करेंगे। मतलब कि हम ऐसे बोलेंगे ना कि हम सांस ले रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, साथ के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं। तो यही होती है हमारी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है, ये प्रोसेस जो दोनों की दोनों है, ये हमारी क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। क्यों कॉन्टीन्यूस है? देखो, सरवाइव करने के लिए हम ब्रीथिंग तो करते हैं, तो सारा दिन ही करते हैं ना, सोते टाइम, पढ़ते टाइम, खाते टाइम। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। मतलब कि 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितने बार सांस लेता और छोड़ता है, उसको हम ब्रीथिंग रेट बोलेंगे। आप क्या करना, जैसे खुद क्या करना, आप 1 मिनट पे या स्टॉप वॉच लगा लेना, फिर अपनी सांसों को गिनना। ऐसे नहीं गिनना कि एक बार लिया 1 और छोड़ा 2। लेने और छोड़ने को हम एक राउंड क्या करेंगे? काउंट करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके हमने काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी बार सांसें ली और छोड़ी। तो वो आपका क्या बन जाएगा? ब्रीथिंग रेट। आगे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे नीचे चार्ट सा भी बना हुआ है जिसके अंदर बताया गया कि जो एडल्ट होते हैं वो 1 मिनट में 15 या 20, 10 या 15 बार सांस लेता है, छोड़ता है, मतलब कि पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। और अगर वो दौड़ता है तो उसका ब्रीथिंग रेट 25 पर मिनट भी चला जाता है। तो ब्रीथिंग रेट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आपको पता है कि जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, मतलब कि इनहेलेशन एंड एक्सलेशन प्रोसेस हो रही होती है, तो वो अल्टरनेटली होता है। ये नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं और फिर दोबारा से हम सांस छोड़े बिना फिर सांस ले रहे हैं, मतलब कि ये प्रोसेस अल्टरनेट में चलता है। एक बार सांस लेना, उसके बाद छोड़ना पड़ता है, फिर लेंगे, छोड़ना पड़ता है। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सलेशन, ये जो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे 10.2 फिगर में देखो, यहाँ पे ये प्रोसेस बता रहे हैं। और आपको पता है एक योग भी होता है, जो हम अपनी नोस्ट्रिल्स पे उंगली रख के एक से हम सांस लेते हैं एंड दूसरे वाले से छोड़ते हैं। या फिर कभी कभी जब हमें घबराहट हो जाती है, तो हमें जब बोला जाता है कि हमें डीप ब्रीथ लेना है, या घबराहट की, या फिर हमें ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, नोस्ट्रिल्स की हेल्प से डीप एयर को अंदर की तरफ लेते हैं और मुंह से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, बूजो ने क्या नोटिस किया, डेट व्हेन ही रिलीज्ड हिज ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवीली, कि जब उसने सांस, चलो वो भी मान लो बूजो भी ये एक्टिविटी कर रहा था कि चलो मैं देखता हूँ अपनी नाक और मुंह को बंद करके कि मैं कितनी देर तक बिना सांस लिए रह सकता हूँ। तो जैसे ही उसने 1 मिनट के बाद अपनी सांसों को छोड़ा, तो क्या हुआ, उसने ब्रीथ हैवीली ली, मतलब कि एकदम लंबी सांस ली। होता है ना, जब किसी का दम घुटता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई इट वॉज सो, कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आपको पता है हमारे अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, वो फुल डे वर्क करती हैं। और वर्क करने के लिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। और फूड से एनर्जी में ट्रांसफ़र कैसे होता है, ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है एंड फर्दर ऑक्सीजन ग्लूकोज को किस चीज़ में, एनर्जी में ब्रेक डाउन करती है। तो मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो जब हमने 1 मिनट के लिए भी सांस रोक के रखी, हमारी हार्ट बीट, हमारी आंखें, कान, सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे काम कर रहे थे। तो उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमने डीप वाली सांस ली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाए और जो 1 मिनट हमने सांस रोका था वो वाली कमी भी पूरी कर दे और हमें एनर्जी अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल सके। तो इसलिए हम सांस रोकने के बाद हैवीली सांस लेते हैं। नेक्स्ट आपकी एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.2। एंड मैंने आपको बताया था कि जो ब्रीथिंग है आपकी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। साथ में ये क्वेश्चन अराइज होता है, कॉन्टीन्यूस तो है, क्या ये आपकी कांस्टेंट प्रोसेस है, मतलब कि क्या आपका फुल डे ब्रीथिंग रेट सेम रहता है। नहीं, ये आपकी कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, आपका ब्रीथिंग रेट सेम नहीं रहता। इसको आप कैसे नोटिस करोगे, जब आप सुबह सोते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट बिल्कुल सबसे कम होता है। फिर आप सो के उठते हो, थोड़ा सा आप चलते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर आप कुछ काम करते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर फिर आप रनिंग करते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट बहुत ही हाई हो जाता है। तो आपका ब्रीथिंग रेट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे आप अपने काम में चेंजेस ला रहे हो, आपका ब्रीथिंग रेट भी चेंज हो रहा है। अगर आप हैवी वर्क कर रहे हो, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे, कैसे लोगे, ब्रीथ को, मतलब सांसों को जल्दी जल्दी और डीपली लेके, और उससे क्या होगा, आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो एक्टिविटी 10.2 में क्या बोला गया है, जनरली वी आर नॉट अवेयर डेट वी आर ब्रीथिंग। जनरली हमें पता भी नहीं होता कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप क्लास में पढ़ रहे होते हो या फ्रेंड से बात कर रहे होते हो, तब आपका कोई ध्यान होता है कि हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये बता रहे हैं कि हमें काउंट करना है हमारे ब्रीथिंग रेट को। और जो मैंने अभी बताया था कि आप सुबह उठते हो फिर काम करते हो, आपको वो सभी के सभी ब्रीथ रेट क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं और फिर देखना है
कि आपके ब्रीथिंग रेट में कितना चेंजेस आया है। यहाँ पे देखो टेबल बनाई हुई है, नेम ऑफ द क्लासमेट्स। कोई बात नहीं, आप क्लासमेट्स नहीं, आपके पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हो, सिस्टर, ब्रदर और सेल्फ। फिर आप नॉर्मली जैसे सुबह उठ के आपका अगर कज़न हो, सिस्टर हो, सो रही है, तो आप ब्रीथिंग रेट नॉर्मली क्या करो, स्टमक के ऊपर आपका पाल्म रखो, मतलब कि हथेली रख के नोट करो कि वो कितनी बार सांसें ले रहा और छोड़ रहा है। आपके पापा के साथ कर सकते हो, आप मदर के साथ कर सकते हो। आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट, फिर आपने 10 मिनट के बाद, क्योंकि हम थोड़ा सा हल्का फुल्का वेकअप हो जाते हैं, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, फिर हमें रनिंग करके ब्रीथिंग रेट करना है। एंड एट रेस्ट, फिर हम रेस्ट पे आ जाते हैं, मतलब कि एक तो दौड़ने के बाद जस्ट, और फिर जस्ट के बाद 10 या 15 मिनट बाद फिर नोट करना है। तो आप देखोगे कि आपके ब्रीथिंग रेट में क्या आ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में भी दिखाया गया है, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स एट रेस्ट, रेस्ट पे होता है अगर ह्यूमन, तो वो 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट में। और अगर ह्यूमन्स हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो 25 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पे 25 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 10.3। एक्टिविटी 10.3 के अंदर एक बार देखो आप ध्यान से, पिक्चर्स दी हुई है। यहाँ पे एक वुमेन क्लॉथ वॉश कर रही है, एक पर्सन स्लीपिंग मोड पे है, एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, यहाँ पे एक पर्सन सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, और एक ये लड़की है शायद खेल खेल रही है या फिर रनिंग कर रही है, एंड एक ओल्ड एज पर्सन क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इनको नंबरिंग डाल के पिक्चर्स में, और फिर बताना है कि सबसे स्लोएस्ट ब्रीथिंग रेट किसका है एंड सबसे हाईएस्ट ब्रीथिंग रेट किसका है। नेक्स्ट है 10.3 आपका टॉपिक, हाउ डू वी ब्रीथ। ब्रीथ के बारे में, ब्रीथिंग के बारे में आपने पढ़ लिया कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होती है या कॉन्स्टेंट होती है। इन क्वेश्चनों के आपके पास आंसर आ गए हैं, क्योंकि आपको ऊपर वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम ब्रीथ हाउ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को नोस्ट्रिल्स की हेल्प से अंदर लेंगे। नोस्ट्रिल्स मतलब कि नाक के थ्रू हमने क्या की, इनहेल की एयर को, इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी, फिर वो नोस्ट्रिल्स से कहाँ पे चली गई, नसल कैविटी के अंदर। एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो नसल कैविटी से, सॉरी नोस्ट्रिल से नसल कैविटी के अंदर चली गई। फिर नसल कैविटी से कहाँ जाती है, वो हमारी लंग्स में चली जाती है। नसल कैविटी से लंग्स तक कैसे जाएगी, विंड पाइप के थ्रू। आपको पता है हमारे यहाँ पे गर्दन, जब हम कहते हैं कि हम खाना खा रहे होते हैं, कई बार मिर्ची लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि सांस वाली नली में खाना चला गया या मिर्च लग गई, जिसकी वजह से हमें बहुत ही खांसी सी होने लगती है। तो वो होती है हमारी विंड पाइप। कभी कभी हम फूड, मतलब कि जब हम खाना खा रहे होते हैं साथ में बातें कर रहे होते हैं, तो विंड पाइप बंद नहीं हो पाती, तो उसके अंदर चला जाता है, इसलिए हमें बहुत तेज खांसी आने लग जाती है। तो वहाँ पे तो नसल कैविटी से कहाँ गई आपकी एयर, लंग्स में, किसके थ्रू, विंड पाइप। नेक्स्ट, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब बात ये है कि जो नसल कैविटी से एयर लंग्स तक गई वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स आपकी चेस्ट कैविटी में है। अब चेस्ट कैविटी क्या होती है, आपको चेस्ट का तो पता है कि स्टमक से ऊपर वाले पार्ट को चेस्ट कहते हैं। चेस्ट कैविटी क्या हुई, जैसे आपने पढ़ा था कैविटी वैसे होती क्या है, कैविटी सिंपल हम एक होल को बोल देते हैं, ठीक है ना, कहीं भी स्पेस होता है तो कैविटी। जैसे आपके दांतों में हम क्या बोलते हैं कि कैविटीज हो गई है या फिर कीड़े लग गए हैं, क्यों, क्योंकि आपके दांतों में छेद हो जाता है तो उसको बोलते हो कैविटी। कहीं भी स्पेस हो उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो आपके चेस्ट की कैविटी मतलब कि चेस्ट में स्पेस होता है, वहाँ पे लंग्स, बट स्पेस ऐसे नहीं होता। फर्दर मैं समझा रही हूँ आपको। दिस कैविटी इज सराउंडेड, अब ये जो कैविटी होती है, कैविटी के अंदर क्या है, लंग्स, मतलब कि लंग्स किससे सराउंडेड होती है, बाय रिब्स ऑन द साइड। एक साइड तो क्या होती है आपकी
रिब्स होती है। आपको नेक्स्ट पिक्चर में क्लियर हो जाएगा कि रिब्स कैसे दिखती हैं, एक बार समझ लो। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. आप एक बैलून को सपोज करो, बैलून क्या होता है, आप बैलून को सिर्फ ऐसे देखो कि 2D में एक बैलून की दो परत होती है, जैसे हम एक पीछे की साइड एक हमें दिख रही होती है, तो आप पीछे वाली बैलून को क्या मानोगे कि वो क्या है, डायफ्राम है, और जो हमें आगे की तरफ बैलून की क्या दिख रही है, लेयर दिख रही है, वो है आपकी रिब्स। समझ में आ गया। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब। तो ब्रीथिंग में क्या होती है, डायफ्राम एंड रिब केज की मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट कैसे होती है, कहाँ जाता है रिब्स और कहाँ जाता है डायफ्राम, वो हम पिक्चर की हेल्प से साथ के साथ समझेंगे। यही वाली सेम मैं आगे पिक्चर आएगी उसकी हेल्प से दोबारा समझा दूंगी। तो नेक्स्ट क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस को अंदर लेते हुए क्या होता है, रिब्स मूव्स अप। तो रिब्स क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है या फिर बाहर की तरफ। देखो आप सांस एक बार अंदर लो तो आपकी छाती क्या है, फूल जाती है। फूलने की वजह क्या है, रिब्स जो आपकी पिंजरे की तरह दिखते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चों को तो रिब्स दिख भी जाते हैं चेस्ट में, तो वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, आउटवर्ड। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और जो आपका डायफ्राम होता है, जो बेस होता है नसल कैविटी की दूसरी साइड, जैसे मैंने बैलून का एग्जांपल बताया था, वो क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, रिब्स ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, और आपका डायफ्राम नीचे की तरफ, तो वो कैविटी का स्पेस तो और भी ज़्यादा हो जाता है, कैविटी का स्पेस। और बट स्पेस के अंदर क्या थी, आपकी लंग्स, तो लंग्स भी साथ में क्या है, फूल जाती है, मतलब कि उसके अंदर एयर चली जाती है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक बार आप पढ़ने के बाद यही वाली एक्टिविटी करना, जैसे ही आपने सांस को बाहर छोड़ा, आपकी जो छाती है उसका फुलाव कम हो जाता है, मतलब कि रिब्स भी बैकवर्ड डायरेक्शन पे चली जाती है, और आपका डायफ्राम भी क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब कि वो लंग्स को पुश कर देते हैं और आपकी एयर बाहर की तरफ आ जाती है। तो यही वाली प्रोसेस बोली गई है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। तो एयर कहाँ चली जाती है, लंग्स के अंदर। दी लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, तो आपकी लंग्स क्या है, एयर के साथ फिल हो जाती है। ड्यूरिंग एक्सलेशन के का ड्यूरिंग एक्सलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, मतलब कि डाउन हो जाती है या अंदर की तरफ चली जाती है। वाइल डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो वो अपनी पहले वाली नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जैसे ही चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हुआ तो आपकी लंग्स भी रिड्यूस होगी, जिससे एयर इज पुश्ड आउट, तो एयर बाहर की तरफ आ गई लंग्स से। तो दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फील्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखो, आपको अब ये आपकी पाल्म की हेल्प से फील करना है, मतलब कि हथेली आपको रखनी है आपके चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर, और फील करना है आपके एब्डोमेन की मूवमेंट। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो यहाँ पे लंग्स दिखाई हुई है, लंग्स जो पिंक कलर में है वो आपकी लंग्स है, और जो आपको ऊपर जो ये पिंजरा टाइप दिख रहा है ये आपकी रिब्स है। और जो लंग्स के आप देखो दूसरी साइड भी लंग्स है, बट ये पिंक कलर की अंदर की साइड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, दोनों अलग अलग नहीं है। एक ये दिखा रखी है कि लंग्स बाहर से कैसे दिखती है, फिर अगर लंग्स को भी हम खोलेंगे तो अंदर का स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखेगा, जो हमारी राइट हैंड साइड में लंग्स है। नेक्स्ट देखो, आपको नाक की तरफ नसल कैविटी है, मतलब कि नसल पासेज है। फिर ओरल कैविटी, मतलब कि जहाँ से हम खाना खाते हैं, देखो ये दोनों हमारे गले में एक ही हो जाती है, तो यहाँ से क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन जाती है। अब डायफ्राम क्या है, जो मैंने बताया था, ये एक बेस होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब नेक्स्ट देखो,
एक ब्लू बुक्स देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। देखो जैसे हम सांस लेते हैं तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमने सांस ली एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही होगी। ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलन एटसेट्रा। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो वो पार्टिकल होते हैं, जैसे हम सफाई करते हैं तो हमें छींके क्यों आती है, क्योंकि उस वाली सफाई करते टाइम एयर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और वो डस्ट हमारी नाक के अंदर चली जाती है। तो जो वो डस्ट है वो कहाँ पे ट्रैप होते हैं, जो हमारे नसल कैविटी के अंदर हेयर, जो आपकी नाक के अंदर हेयर होते हैं उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, हमें स्नीज आने लग जाती है, क्योंकि स्नीज की हेल्प से वो डस्ट पार्टिकल हमारी नसल कैविटी बाहर की तरफ वापस से फेंक देती है, इसलिए हमें स्नीज आती है। स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। तो देखो हमारा बॉडी का सिस्टम कितना अच्छा है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंदर है क्लीन एयर एंटर कर जाती है। एक बात और ज़रूरी, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो डैट द फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल बाय अदर पर्सन। आप जब भी स्नीज लोगे तो हैंकी कुछ भी यूज़ करोगे, ऐसे ही स्नीज नहीं करोगे, बिकॉज जो आपकी नाक के अंदर से डस्ट पार्टिकल है फिर वो ऐसे ही चले जाएंगे, तो कोई दूसरा पर्सन जो भी आपके साथ बातें कर रहा है या आपके साथ में खड़ा है उसके अंदर ना चले जाए उसकी ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू। तो आपको हैंकी यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्टिविटी 10.4 और 10.5 सिंपली वही समझाया गया है। देखो अब दोनों की तरफ कैसे रिब्स दिखती हैं। अब एक ए वाले फिगर में क्या है, सांस को अंदर लेते टाइम दिखाया हुआ है, और बी वाले फिगर में सांस को बाहर छोड़ते हुए दिखाया है। जैसे ही उन्होंने सांस को अंदर लिया, देखो एयर इज डाउन इन, एरो का साइन क्या है, हमारे शरीर के अंदर की तरफ जा रहा है, तो रिब्स का एरो का साइन कहाँ गया, बाहर की तरफ, मतलब कि रिब्स हमारी आउटवर्ड में चली गई। एंड डायफ्रम मूव्स डाउन, तो डायफ्रम थोड़ा नीचे आ गया। देखो ये ब्लैक ब्लैक लाइन दिखाई गई है। और बी में क्या दिखाया गया है, एयर फोर्स्ड आउट, एरो बाहर की तरफ, गर्दन की साइड बाहर की तरफ दिखाया गया है। रिब्स मूव बैक, रिब्स अपनी क्या है, सिकुड़ जाती है। देखो ए के कंपैरिजन में यहाँ पे रिब्स थोड़ी आपको पतली दिखाई दे रही है। एंड डायफ्रम मूव्स बैक, डायफ्रम भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है, जबकि ए में थोड़ा नीचे था। तो इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से ए में देखो जो आपकी लंग्स थी वो ज़्यादा फुली हुई दिखा रखी है, एंड बी के अंदर जो आपकी लंग्स है वो थोड़ी कंप्रेस्ड साइज में दिखाई हुई है। यहाँ पे एक्टिविटी 10.4 देखो, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप। आप ये वाला भी कर सकते हो, आपको डीप ब्रीथ लेनी है सांस अंदर की तरफ, और फिर इंची टेप की हेल्प से आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है मेजरमेंट टेप की हेल्प से, और फिर सांस छोड़ देना है, फिर करना। तो देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, 1 या 2 इंच का मिलेगा। तो 10.4 एक्टिविटी में ये करना है। 10.5 एक्टिविटी आप बैलून के साथ करो या प्लास्टिक बोतल के साथ। प्लास्टिक बोतल वाला आपको नीचे फिगर दिखाया गया है। देखो 10.4 का तो फिगर 10.6 मेजरिंग चेस्ट साइज, सांस एक बार अंदर लेके करना है, दूसरी बार सांस बाहर छोड़ के। और 10.5 में देखो, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम को रिमूव कर देना है। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास, आपको कौन सा वाला ग्लास लेना है, वाई शेप्ड वाला, और प्लास्टिक ट्यूब, और उसके अंदर प्लास्टिक ट्यूब डालने हैं। फिर क्या करना है, हमने उनके अंदर होल बनाना है लिड के अंदर, सो डैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, ताकि ट्यूब उनसे पास हो सके। टू दी फ्रोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब, और जो ट्यूब के फ्रोक्ड एंड है वहाँ पे हमने क्या करने हैं, बैलून अटैच करने हैं। एक बार आप फिगर देख लो, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं।
यहाँ पे देखो, मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये इन्होंने प्लास्टिक बोतल ली है, फिर इसके अंदर कॉर्क फिक्स करके यहाँ से ट्यूब बनाकर उनके ऊपर बैलून डाला है। फिर ये क्या कर रहे हैं, नीचे से एक बार यहाँ पे देखो, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस। उन्होंने क्या किया, जो नीचे की साइड रबर शीट लगाई है वो किसका वर्क कर रहा है, डायफ्राम का। उसको अगर आप नीचे की तरफ खींचते हो तो आपके जो बैलून है वो हवा से फिल हो जाते हैं, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ करते हो तो बैलून से हवा निकल जाती है। तो बैलून आपका किसका मॉडल है, लंग्स का। एंड जो आपका नीचे रबर है वो किसका है, डायफ्राम का। समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर हम आगे करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।